इजरायल ने ईरान के उन अधिकारियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी जो सीरिया में उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये जानकारी इजरायल की सेना के 2 बड़े अधिकारियों ने दी। इजरायल को शक है कि ईरान सीरिया में खतरनाक मिसाइलें तैनात करने वाला है, जिसकी प्लानिंग में उसकी वायुसेना के कई बड़े अधिकारी कर रहे हैं और सीरिया के रास्ते इजरायल पर हवाई हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इजरायल को शक है कि सीरिया में बैठे ईरान के अधिकारी बहुत जल्द वहां S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाले हैं, जिनके निशाने पर इजरायल होगा। इजरायल ने इसी वजह से सीरिया में उसके खिलाफ चल रही साजिश की जांच की और जांच के बाद ईरान के उन अधिकारियों के नामों की लिस्ट जारी की जो इस प्लानिंग को अंजाम देने वाले हैं, जिनमें अली हसन मादवी का नाम भी शामिल है। ईरान के इस अधिकारी पर सीरिया और लेबनान के मामले सुलझाने की जिम्मेदारी है और उन्हें कुछ हफ्ते पहले ही यह जिम्मेदारी दी गई है। इजरायल ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें हाल ही में सीरिया पर किए गए हवाई हमलों का भी जिक्र किया गया। इजरायल ने दावा किया कि इन हमलों में ईरान की सेना के 10 बड़े अधिकारियों की मौत हुई, लेकिन ईरान की सेना के कई बड़े अधिकारी अब भी सीरिया में बैठे हैं। वो इजरायल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इजरायल की सेना के 2 बड़े अधिकारियों का दावा तो यही है। उन्होंने दावा किया कि ईरान केवल सीरिया में नहीं बल्कि यमन, इराक और लेबनान में भी मिसाइलें तैनात करने वाला है, जिसके लिए ईरान की सेना के अलावा चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के बड़े अधिकारी भी काम में जुटे हुए हैं और इजरायल को चारों तरफ से घेर कर उस पर मिसाइलें बरसाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ईरान धीरे धीरे खाड़ी देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। UAE और सऊदी अरब से उसके सुधरते रिश्ते इसका सबूत है। और अब तो वो अमेरिका पर भी डोरे डालने लगा है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सलाह दी कि वो इजरायल का साथ न दे, क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं और बदले हुए हालात को समझते हुए अमेरिका को इजरायल से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय का अमेरिका को दिया गया ये सुझाव इजरायल के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका से कहा कि वो इजरायल के मामलों में दखल न दे, जबकि वो जानता है कि अमेरिका और इजरायल दोस्त हैं। इसके बावजूद उसने ये हिम्मत की, जबकि कुछ दिन पहले ही ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी की पश्चिम एशिया में तैनाती की खबर दी थी और बताया था कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी USS फ्लोरिडा सुएज नहर पार कर चुकी है। जिसके बाद ईरान ने अमेरिका के इस कदम पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन अलग अंदाज में, क्योंकि वो जानता है कि जब तक अमेरिका और इजरायल साथ हैं, वो इजरायल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में आए भूकंप के बाद ईरान ने उसे मदद की आड़ में हथियार सप्लाई किए और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उसने इसके लिए राहत सामग्री ले जाने वाले विमानों का इस्तेमाल किया। सीरिया और तुर्की में 6 फरवरी को भूकंप आया था, तब ईरान ने कई जहाजों से सीरिया को मदद भेजी थी, लेकिन दावा किया गया कि राहत सामग्री भेजने के साथ ही उसने सीरिया को खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी कर दी। असल में इजरायल सीरिया पर लगातार हमले करता रहता है। कुछ दिनों पहले भी उसने सीरिया की सेना के कई ठिकानों पर धावा बोला था। खबर के मुताबिक इसीलिए ईरान ने सीरिया को हथियारों की मदद बढ़ा दी ताकि वो इजरायल के आगे कमजोर न पड़े। उधर अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी खत्म कर दी गई। 3 साल पहले कोरोना महामारी से बचाव के लिए वहां नेशनल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे खत्म कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस साल की शुरुआत में नेशनल और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी खत्म करने का ऐलान किया था, जिसे कोरोना महामारी से बचाव के लिए ट्रंप सरकार ने बनाया था। बाद में इसे बाइडेन सरकार ने भी जारी रखा, जिसे अब खत्म कर दिया गया। इधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और गैंगस्टर अतीक अहमद के राजदारों पर यूपी पुलिस के बाद अब ईडी ने भी शिकंजा कस दिया। अतीक को प्रयागराज लाने से पहले ईडी के अधिकारियों ने उसके कई करीबियों पर छापा मारा, जहां से अधिकारियों को जमीनों की खरीद फरोख्त के साथ अवैध प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। जिन लोगों पर ईडी ने कार्रवाई की उनमें अतीक के वकील सौलत हनीफ, बिल्डर खालिद जफर और उसके अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला समेत कई लोग शामिल हैं। समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सौलत हनीफ के घर से कई ऐसे कागजात मिले हैं जिनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर कई प्रॉपर्टी का पता चला है। मैं बर्बाद हो गया हूँ, बिल्कुल मिल गया हूँ। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला है कि अतीक अहमद ने रियल एस्टेट कारोबार में दूसरों के नाम पर भारी भरकम रकम लगा रखी थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के करीबी पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आसिफ जाफरी के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और बीएसपी के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के ठिकानों से अहम दस्तावेज बरामद किए। छापेमारी के दौरान ईडी ने बड़ी संख्या में कैश भी बरामद किया। आसिफ जाफरी को गैंगस्टर अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। उधर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज ले जाया गया। बताया गया कि इस दौरान रास्ते में एक थाने पर गाड़ी रुकने के बाद अशरफ के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी।
क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आया कि आखिर पुलिस ने गाड़ी अचानक एक थाने पर क्यों रोक दी। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो बुरी तरह डर गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। असल में अतीक के भाई अशरफ को प्रयागराज पुलिस बरेली जेल से लेकर प्रयागराज जा रही थी। अब ये बरेली से शाहजहांपुर बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। पुलिस का ये काफिला जैसे ही लखनऊ से करीब 60 किलोमीटर दूर कमलापुर थाने पर रुका, अशरफ की सांसें रुक गईं। हालांकि काफिला पुलिस की एक गाड़ी में खराबी की वजह से थाने पर रुका था। बताया गया कि जैसे ही इस बात का पता अतीक के भाई को लगा, उसकी सांस में सांस आई। अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए प्रयागराज ले जाया गया। उसके भाई अतीक अहमद को भी गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक बार फिर उनकी सेहत को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा हुआ है। रूस के एक टेलीग्राम अकाउंट ने इस बार कहा है कि पुतिन को ठीक से दिखाई देना ही बंद हो गया है। बहुत बड़ा दावा है ये, क्योंकि जो पुतिन मॉस्को में बैठकर यूक्रेन की जंग में हो रही एक एक हलचल पर नजर रख रहे हैं, अपनी सेना को कमांड दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन की जीभ भी सुन पड़ गई है और पुतिन के सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी मीडिया को बैठे बिठाए नया मसाला मिल गया है। पुतिन की खराब सेहत का दावा दुनिया भर में सुर्खियां बटोर चुका है। पुतिन ने पिछले साल जब से यूक्रेन पर हमला किया है, पश्चिमी मीडिया ने उन्हें गंभीर बीमारियां होने की लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा दी है और इन नए दावों के बाद वो लिस्ट लंबी हो गई है। और एक बार फिर यूक्रेन में रूस के हारने की भविष्यवाणी शुरू हो गई, क्योंकि इस बार पुतिन को कोई एक बीमारी होने का दावा नहीं किया गया, बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक पुतिन के शरीर के हर हिस्से में बड़ी बड़ी दिक्कतें बता दी गई। पश्चिमी मीडिया जनरल एसवीआर नाम के जिस टेलीग्राम अकाउंट के हवाले से यह दावा कर रहा है, उसका कहना है कि पुतिन का सिर भयानक दर्द से फटे जा रहा है, उनकी आंखों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और उनकी जीभ भी सुन पड़ गई है। लेकिन ये तो बस एक दो परेशानियां हैं। रूस के टेलीग्राम अकाउंट ने आगे ये तक लिखा कि पुतिन के दाएं हाथ और टांग में हरकत होनी भी बंद हो गई है, जिसके बाद दावा किया गया कि पुतिन के इलाज के लिए तुरंत डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। बताया गया कि डॉक्टरों ने पुतिन को दवाइयां दी और कुछ दिन तक जंग से दूर रहकर पूरी तरह से आराम करने को कहा। लेकिन रूस के टेलीग्राम अकाउंट ने दावा किया कि पुतिन ने आराम करने से साफ इनकार कर दिया, मगर पुतिन की खराब तबीयत के दावों ने खलबली मचा दी है। कहा जा रहा है कि जो पुतिन यूक्रेन के युद्ध पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, उन्हें जब ठीक से नजर ही नहीं आ रहा तो वो जंग के बड़े बड़े फैसले क्या लेंगे। जब पुतिन का सिर ही दर्द कर रहा है तो वो अपनी सेना को यूक्रेन पर ड्रोन, तोप, मिसाइलें और बम गिराने का सही ऑर्डर कैसे देंगे। और जब पुतिन के हाथ और टांग ठीक से काम नहीं कर रहे तो वो रूस को युद्ध कैसे जिताएंगे। अभी फरवरी में ही एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पुतिन के पैर अजीब तरीके से हिलते दिखे थे। मगर एक साल से चल रही पुतिन के बीमार होने की खबरों के बावजूद रूस यूक्रेन में जमा हुआ है। पुतिन को कैंसर से लेकर दिमाग की बीमारी पार्किंसंस तक होने का दावा हो चुका है और हर बार दावा रूस का यही टेलीग्राम अकाउंट करता है, जो कहता है कि पुतिन की सेहत की ये टॉप सीक्रेट जानकारी उसे उनके साथ काम करने वाले अधिकारी देते हैं। सूत्रों के हवाले से पुतिन की सेहत के बारे में सनसनीखेज दावों को मिर्च मसाला लगाकर पेश करने वाला टेलीग्राम अकाउंट कभी कोई सबूत सामने नहीं रखता। इस बार भी उसने कहा कि पुतिन की बिगड़ती तबीयत को देखकर उनके करीबी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अगर जंग के दौरान पुतिन का निधन हो गया तो उनके पास आगे का एक्शन प्लान ही नहीं है। हालांकि रूस कह चुका है कि पुतिन एकदम तंदुरुस्त है। हाल ही में रूस के एक पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर ने तो ये तक कहा था कि बीमार होना तो दूर, पुतिन की सेहत अपनी उम्र के लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। उधर अपने पड़ोसी फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही रूस ने एक आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया। अपनी इस मिसाइल के बारे में रूस ने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन कहा कि मिसाइल का टेस्ट लॉन्च कामयाब रहा। जिसके जारी किए गए वीडियो में रूस की मिसाइल रात के अंधेरे में आसमान की तरफ बढ़ती नजर आई। रूस ने बताया कि उसकी मिसाइल दक्षिणी रूस के आस्त्रखन से लॉन्च हुई और कजाकिस्तान में एक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर गिरी। रूस के इस मिसाइल टेस्ट की टाइमिंग भी काफी अहम रही, क्योंकि हाल ही में उसका पड़ोसी फिनलैंड तो नेटो के खेमे में गया ही है। रूस फरवरी में अमेरिका के साथ अपनी न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी नाम की परमाणु संधि को सस्पेंड करने का ऐलान भी कर चुका है। इधर मुंबई के नजदीक विरार में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने वहां से 47 लोगों को गिरफ्तार किया और इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया, जिन पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ठगने का आरोप लगा। वो ऑस्ट्रेलिया के पेपैल बैंक के खाता धारकों को बातों में उलझाकर उनके बैंक की जानकारी हासिल करते थे और वो डाटा जो है वो मिसयूज करने के लिए आगे प्रोसेस करते थे। इस कॉल सेंटर को विरार के पास एक रिजॉर्ट से चलाया जा रहा था।